हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिविजन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आप लोग रिवीजन कर रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ उनको भी बता दो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देयर। देखो, हम पढ़ रहे थे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स, ठीक है, जिसमें हम कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, उसके बाद शेड्यूल भी हो चुका है, एक्सपेरिमेंट मेथड भी हो गया है। और आज हम आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपका मेथड कलेक्शन जो है प्राइमरी डेटा का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू सेकेंडरी डेटा के लिए जो भी मेथड्स यूज़ होते हैं कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट वाला जो मेथड है हमारा, उसके क्या क्या टाइप्स है पहले तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड कौन सा मेथड होता है जिसमें हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर देखने के लिए। जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कॉज। और जो हमें इफ़ेक्ट दिखाता है, जिस पे उस चीज़ का असर होता है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या इफ़ेक्ट, ठीक है। सो आज हमने उसकी टाइप्स करनी है। अब देखो, डिफरेंट टाइप का होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। एक होता है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट। देखो, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो प्रॉपरली लैब में हो, सिंपल भाषा में जो प्रॉपरली लैब में हो या किसी भी आर्टिफिशियल सेटिंग में हो। अब आप सब ने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं 9th 10th 11th 12th क्लासेस में, ठीक है, किए होंगे हर किसी ने। हमने केमिस्ट्री के किए होते हैं, बायो के किए होते हैं, फिज़िक्स के किए होते हैं, ठीक है, और भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं सब ने किए होते हैं। वहाँ पर हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे अभी 10th में सब ने केमिस्ट्री का किया होगा तो कोई सॉल्ट मिक्स किया या एसिड और बेस, जैसे हम एसिड और बेस मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक है, हमें सॉल्ट मिलता है। ऐसे ही हम लैब में क्या जाते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और उसका देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आया हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। सो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि हम अपना इफ़ेक्ट देखें। ये लैब में होता है या किसी भी आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है। वेरिएबल्स कैन बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, मतलब वेरिएबल बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल हमारे कंट्रोल में है, ये ही तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है। टेस्टिंग कंज्यूमर रिएक्शन टू एडवर्टीजमेंट इन अ रिसर्च लैब, मतलब हम एक लैब बना लेते हैं, वहाँ पर 10 लोगों को लाते हैं, उनको एक एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं और उनका रिएक्शन नोट करते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट कैसी बनानी है, कैसी नहीं बनानी है, किन लोगों को लाना है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखो, यहाँ पर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कंज्यूमर। और हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ऐड, ठीक है। तो हम ला सकते हैं कि अपने हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है कंडक्टेड इन नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग। रिसर्चर हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम ये ऐड वाला जो कर रहे हैं, ये हम एक अपनी लैब में नहीं कर रहे हैं, ये हम कहीं बाहर कर रहे हैं जहाँ पर जनरली चीज़ें होती है, नेचुरली चीज़ें होती है। यहाँ पर हमारे कंट्रोल में दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी उनकी नेचुरल सेटिंग है, जैसी उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की, बिना किसी मैनिपुलेशन के हम खाली उसको नोट करते हैं। मे बी आप 5 to 10% लगा लो, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन सेलेक्टेड मार्केट्स टू स्टडी कंज्यूमर रिस्पॉन्स। कहाँ पर? देखो,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करना है, हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा मार्केट में, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या सा होगा, मतलब क्या रिस्पॉन्स होगा लोगों का इसको लेके। तो हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट उठाएंगे और उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अब बेशक हमारा जो प्रोडक्ट है, पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। चलो जल्दी बताओ। चलो मैं अभी मार्क भी कर लेती हूँ। देखो, न्यू प्रोडक्ट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिलेक्टेड मार्केट है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब सिलेक्टेड मार्केट में जो कंज्यूमर रिस्पॉन्स है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, अब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारे हाथ में हम उसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। उसको लोग ख़रीदेंगे नहीं ख़रीदेंगे, उससे मार्केट का क्या रिस्पॉन्स आएगा, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बना सकते हैं। तो ऐसी सेटिंग को, मतलब अब भाई हम न्यू प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, ये हमारे कंट्रोल से भाई बहुत बाहर है। हो सकता है कि हम अपना प्रोडक्ट लेके गए जूतों का, ठीक है, और हम ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ लोग ज़्यादातर चप्पल, मतलब समझ लो आप विंटर शूज़ का लेके जा रहे हो, और आप ऐसी मार्केट सेलेक्ट कर लेते हो जहाँ पर सर्दियाँ पड़ती ही नहीं है, तो वहाँ तो नहीं ना लेगा कोई विंटर शूज़। तो इसी हिसाब से आपकी जो मार्केट है वो आपके कंट्रोल में बहुत कम है। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट वो जगह, वो तरीका है एक्सपेरिमेंट का जहाँ पर आप फील्ड में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। So moving on is our controlled experiment. Controlled experiment, one group या experimental group is exposed to change, another group यानी control group is kept unchanged for comparison. इस मेथड में क्या होता है, पहले तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, जैसे इसने यहाँ पर एग्जांपल दिया, समझ लो 2 सेक्शंस हैं आपकी क्लास में, आपके स्कूल में भी, आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे सेक्शंस रही होंगी ना, होती हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम सेक्शन बी को छेड़ते ही नहीं हैं, जो चल रहा था टीचिंग मेथड, जो टीचर था वो सब सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन ए में हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू टीचिंग मेथड, ठीक है। अब इसका भी कुछ रिज़ल्ट होता होगा, इसका भी कुछ रिज़ल्ट है यानी इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब देखो, इसको हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं लाई, लेकिन इसमें हमने चेंजेस लाई। तो जिस वाले में हम चेंजेस लाते हैं, जिस वाले ग्रुप में हम चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जिसमें हम चेंजेस नहीं लाते हैं उसको हम सिंपली बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। क्या बोलेंगे? कंट्रोल ग्रुप। सो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसमें हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें हम कोई नई चीज़ ऐड करते हैं जिस पर हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसको कंपेयर करने के लिए हम एक ग्रुप है जिसको चेंज नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, जो बिल्कुल अपनी नेचुरल सेटिंग में चल रहा हो। बाद में हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे फिर हमें पता चलेगा इसमें क्या चेंजेस आई और इसमें क्या चेंजेस आई। अगर इसमें पॉजिटिव चेंज आएगी फिर ही हम वो चेंज इस वाले ग्रुप में भी अडेप्ट करेंगे, अगर इसमें नेगेटिव चेंज आई तो हम वो चेंज इसमें अडेप्ट नहीं करेंगे और कोई और तरीका ढूंढेंगे। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं 4th मेथड की तरफ। नाउ योर 4th मेथड इज नेचुरल एक्सपेरिमेंट। Natural experiment researcher does not manipulate variables, observes effects of naturally occurring changes. अब आप बोलोगे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में और नेचुरल एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है? देखो, नेचुरल एक्सपेरिमेंट में आप बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया और अब आप चुपचाप करके जाओगे फील्ड में, किसी से कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप करके बैठ के ऑब्जर्व करोगे। लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बोला था ना, 5 से 10% कंट्रोल आपके पास है। आप ये चुन सकते हो कि आप कौन सी मार्केट में जाओ,
ठीक है। अगर आपका विंटर वाला प्रोडक्ट है ना, तो आप विंटर मार्केट में जाओ, मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हों, ताकि आप कुछ तो मैनिपुलेशन कर सकते हो। लेकिन नेचुरल एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल। यहाँ पर आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। देखो, अभी गवर्नमेंट ने MG नरेगा एक स्कीम है जिसके अंडर 100 डेज़ का आपको गारंटीड वर्क होता है, लेबर वर्क, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने वो लॉन्च की। अब कुछ स्टेट्स में वो बहुत अच्छी भी चली, कुछ स्टेट्स में वो बहुत ख़राब भी चली, ठीक है। अब सरकार जिस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट को लेके सर्वे करेगी कोई भी, ठीक है, उस टाइम पे गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि जाओ सिर्फ उन्हीं वाली स्टेट्स में जहाँ पर इसने अच्छा परफॉर्म किया है अपना डेटा अच्छा दिखाने के लिए। उसको करना पड़ेगा ओवरऑल इंडिया, ठीक है, ओवरऑल इंडिया ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से वो रीजन नहीं चुन सकती है जहाँ पर उनकी पॉलिसी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, ठीक है। अब देखो, अभी तक आपको ये 4 टाइप्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में यूजेस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल मेथड को। ये हम टू एस्टेब्लिश कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ये हम हर उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या असर पड़ा। जैसे कि मार्केट रिसर्च में, जो अभी तक हम देख रहे थे कि अगर हम कहीं पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। सोशल साइंसेस में किसी का बिहेवियर देखने के लिए, ठीक है, जैसे हम ये स्टडी करने के लिए कि सोसाइटी में ईवल्स जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। मतलब अगर किसी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा किसी घर में, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उस हाउस होल्ड के चिल्ड्रन में, ठीक है। ये आ गया सोशल साइंसेस में। साइकोलॉजी क्या होता है, मोस्टली आपके बिहेवियर के रिलेटेड होता है। आपकी साइकी क्या है, बिहेवियर स्टडी करने के लिए, ठीक है। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आपके बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको किस वजह से आएगी, वो स्टडी करने के लिए। मूविंग ऑन इज़ मेडिसिन में तो अभी बता दिया आपको, कोई न्यू ड्रग जो है वो इंट्रोड्यूस करना है हमने डिफरेंट पेशेंट्स पे। एजुकेशन, सिंपल टीचिंग मेथड वाला याद कर लो कि टीचिंग मेथड अगर हम कोई नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चरल रिसर्च, फर्टिलाइज़र वाली एग्जांपल, अगर डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे क्रॉप्स पे क्या डिफरेंट असर पड़ेगा। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को टेस्ट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड ज़रूरी होता है। टू इवेलुएट न्यू प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज़, टेक्निक्स, नए प्रोडक्ट्स को, पॉलिसीज़ को और टेक्निक्स को इवेलुएट करने के लिए उसके उन चीज़ों की बेनिफिट्स और डीमेरिट्स देखने के लिए, उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए कि क्या हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं, उन चीज़ों को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक सब समझ आया होगा। सो मूविंग ऑन, अब एक्सपेरिमेंट मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं। देखो, सबसे पहले हम मेरिट्स पढ़ेंगे। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड, सबसे पहले तो ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड है, तो इसमें हमें बायस तो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हम बेशक मैनिपुलेट कर रहे हैं लेकिन मैनिपुलेट हम अपनी खुशी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग्स में कर रहे हैं, साइंटिफिक टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो तभी इसको साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड कहते हैं। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पर भी हमें ये चीज़ पढ़नी है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या असर है। जैसे अगर हमें ये चीज़ स्टडी करनी है कि बैड कंपनी का एक इंसान पे क्या असर है, मतलब जहाँ पर भी हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू कंट्रोल कंडीशंस, देखो जब हमारे कंट्रोल में सारी कंडीशंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी और डिपेंडेंट वेरिएबल भी, हम अपने हिसाब से अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चलाते हैं, तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी,
बिकॉज सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड वेरीफाइबल। देखो अब रिलायबल कैसे हैं, पहले तो हमारे सामने हुआ है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो, या कुछ हमने स्टडी करके की हुई है चीज़ें, साइंटिफिक मेथड से की हैं। वेरीफाइबल कैसे है, अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो हम उसको दोबारा भी तो कर सकते हैं ना, तो दोबारा करके उसको रिजल्ट्स को वापस से वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये सही है या गलत। यूजफुल फॉर टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। कोई भी बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो डिफरेंट थ्योरीज देते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। तो उन थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए कि उनमें कितनी एक्यूरेसी है, हम उन पर कितना रिलाई कर सकते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है आपका एक्सपेरिमेंट मेथड। वहाँ पर आप अपने एक्सपेरिमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हो। मूविंग ऑन, अब डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं एक्सपेरिमेंट मेथड के। सबसे पहले तो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक टूल्स चाहिए, ठीक है। जो रिसर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड ट्रेंड होना चाहिए, मतलब उसमें एडवांस ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से चला सके। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? इसलिए है बिकॉज आप एक एक चीज़ को खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ऑल वेरिएबल्स इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। हमने कौन से वेरिएबल्स देखे थे जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती थी? कंट्रोल वेरिएबल्स। अब सोचो कंट्रोल वेरिएबल्स को आप फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हो, मतलब उनको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। देखो हमने देखा है थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस पॉसिबिलिटी को अनट्रू साबित करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं कि अगर उसने FAA का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो हर दिन 6 आवर्स पढ़ ले, ठीक है, तो इजी है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ना 6 घंटे हर दिन पढ़ना, ठीक है, तो वो हर दिन 6 आवर्स पढ़ ले तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी आर्टिफिशियल सेटिंग है, हमने बिठा दिया एक बच्चे को पूरे साल 6 घंटे पढ़ा लिया, या 2-4 महीने या 6 महीने 6 घंटे पढ़ा लिया, फिर उसके सामने एक एग्ज़ाम दे दिया, उसने वो क्लियर कर लिया, ठीक है। अब सेम बच्चा अगर मतलब नेचुरल सेटिंग में लेके चलो, इसको फील्ड एक्सपेरिमेंट में लेके चलो, वहाँ पर वही बच्चा पहले तो साल भर 6 महीने या साल भर 6 घंटा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी पेरेंट्स का कोई काम, कभी अपनी हेल्थ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो चीज़ पहले तो यही चीज़ फॉलो नहीं कर पाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एग्ज़ाम के डिलेज़, ठीक, उसके बाद कोर्ट केसेस, उसके बाद लास्ट मोमेंट इश्यूज़ जैसे कि हेल्थ ख़राब हो जाना, टाइम पर ना पहुंचना, ट्रैवल ना करना। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में डाला तो ये चीज़ें हो ही नहीं पॉसिबल, वो एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सका। दैट इज़ वाई एक्सपेरिमेंट मेथड की वजह से अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स पर भी इंसान भरोसा कर सकता है। एथिकल इश्यूज़ इन मेडिकल एंड सोशल एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मेडिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे, मतलब ऐसी कोई न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है वो ड्रग ऐसा हो जो एथिकली आप नहीं दे सकते हो पेशेंट्स को, मतलब एक बार भी किसी ने वो ड्रग ले लिया तो उनको कैंसर कॉज होगा। अब ऐसा ड्रग तो नहीं ना देना चाहिए एथिकली, आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर टेस्टिंग भी नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा, हम क्योर कैसे ढूंढ पाएंगे। इसीलिए एथिकल इश्यूज इसमें हमेशा रहते हैं। नॉट सूटेबल फॉर स्टडिंग ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड इमोशंस फुल्ली। देखो अब एक्सपेरिमेंट मेथड में ना सब कुछ मैकेनिकल होता है, वहाँ पर हम इमोशंस नहीं जज कर सकते हैं, इमोशंस की कोई बात नहीं होती है वहाँ पर आप एक तरफ से डेटा फीड करते हो और दूसरी तरफ से आपको रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट मेथड इस सब के लिए सूटेबल नहीं है। सो आज की क्लास में इतना ही। आपके हमने मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन सारे मेथड्स को अच्छे से याद करो, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी दिए होते हैं।
ठीक है। ऐसा मत समझना कि बहुत आसान पेपर है, पेपर बेशक आसान होगा बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले तो पेपर ही आसान नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऑन टॉप ऑफ दैट कंपटीशन बहुत। आप देखते हो अगर 120 का पेपर होता है, 95 to 100 के बीच में कट ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स आपको कितने हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। इसलिए पढ़ो, मेहनत करो, रिवाइज करो। बाकी थोड़ा सा लक का भी हाथ होता है, तो स्पिरिचुअली भी थोड़ा अपने आप को शांत रखो और स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जिस भी रिलीजन में या जिस भी गॉड में मानते हो, दे विल हेल्प यू लॉट। और अगर आप एथियस्ट हो और गॉड में नहीं मानते हो, सो आप किसी चीज़ में, ह्यूमैनिटी में मानते होगे या आप मे बी कर्मा में मानते होगे, जिस भी चीज़ में मानते होगे, टू गेट होल्ड ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड, फॉलो दैट, ठीक है। बाकी पढ़ो, रिवाइज़ करो और कंसिस्टेंट रहो। हम तो इतना ही बोलेंगे गोस्ट ऑफ रिवीजन पे, और आप अपनी MCQ सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। बाकी टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ब्लेस्ड।